हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में अपन केस सिनेरियो 1 देखेंगे जो कि मेनली ओरिएंटेड है रेसिडेंशियल स्टेटस से। तो मैं आपको इसके केस के डिस्कशन के दौरान आपको ये भी बताऊंगा स्टडी मटेरियल में इसके प्रोविज़न कहाँ दिए हुए हैं और किस तरीके से इसको हमको चेक करना है, और इसमें मैं थोड़ा सा आसपास के प्रोविज़न को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन केस को। मिस्टर शशिकांत, एज 45 ईयर्स, ठीक है, इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू मतलब मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन में आता है रेसिडेंशियल स्टेटस में, जिसमें अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप में काम करता है और इंडिया के बाहर अगर वो जा रहा है तो वहाँ पर उसको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बेसिक की फर्स्ट कंडीशन ही चेक की जाएगी। मतलब वो प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहेगा तभी रेसिडेंट होगा। सेकेंड कंडीशन जो 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले 4 साल वाली, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये यहाँ पर खास बात है। इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट ऑन 29 मई 2020। तो पहले क्लियर कर लीजिए, ये जो अपन केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे को दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। मतलब ये दिसंबर 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। बट मई एग्जाम वाले जो स्टूडेंट है, मई 22 वाले स्टूडेंट है, वो भी इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए। बस वो जहाँ जहाँ पर भी डेट है उसको एक एक साल ऐड करके सोचेंगे, तो उनके लिए फिर प्रीवियस ईयर 21 22 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर ये 2021 के हिसाब से सोचना है। तो चेन्नई पोर्ट से 29 मई को जा रहा है। तो इसमें नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नियम है, ये देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस पेज नंबर 2.6 में साफ लिखा है कि अगर ऐसा क्रू मेंबर का जो बंदा है उसकी जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन वो ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग डेट से लेकर जिस दिन वो साइन ऑफ करता है, जिस दिन वो वहाँ से रजिस्टर में साइन ऑफ करता है, इन दोनों डेट को आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। मतलब इस डेट से लेकर इस डेट को 365 डेज में माइनस कर दिया जाएगा, या अगर लीप ईयर है तो 360 डेज। तो इसमें माइनस करेंगे तो अपने आप जो बैलेंस डेज आएगा वो क्या आएगा, स्टे इन इंडिया। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर आप चेक कीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की डेट जो दी हुई है 29 मई 2000, ये देखिए साइन ज्वाइनिंग की डेट दी हुई है 29 मई 2020, और साइन ऑफ की डेट दी हुई है, साइन ऑफ की डेट दी हुई है 19 दिसंबर 2020। तो अगर मैं यहाँ डेट ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 365 माइनस 29/5/20 से लेकर 19 दिसंबर 2020, ये दोनों इंक्लूसिव डेट रहेगी, दोनों को शामिल करते हुए गिनना है। तो ये आपका आ जाएगा 205 दिन, काउंट कीजिए आप, और अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 160 डेज। तो भैया देखिए, फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे, और सेकेंड कंडीशन इसके लिए हम चेक करेंगे नहीं, तो फिर इसका मतलब ये रेसिडेंट नहीं, सीधा क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रही बात। तो अब इसके बेस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 2021, तो द आंसर विल बी नॉन रेसिडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा इनकम की अगर हम बात करें आगे और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ें, ही स्टे इन इंडिया फॉर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 2021, मतलब पिछले 4 साल में 400 दिन रहा है, पिछले 7 साल में 750 दिन रहा है। ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल कंडीशन की तब काम आती जब ये रेसिडेंट बनता, और अब हम ये चेक करते कि भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी। तो ये एडिशनल कंडीशन के काम आती, 7 साल में 729 दिन या उससे कम अगर रहता तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता। तो ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। आगे अगर हम बढ़ें, ही रिसीव्ड सैलरी ऑफ 7,20,000 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर वो सर्विसेज जो दे रहा है, रेंडर्ड कर रहा है,
तो आपको बता दूं कि सेक्शन 9 के हिसाब से अगर सर्विसेज आप इंडिया के बाहर दे रहे हैं तो वो इंडिया में एक्रूड नहीं मानी जाती, केवल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बात अलग है। तो यहाँ पर एक्रूड तो नहीं है इंडिया में। इन हिज एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉइंट है कि इनकम, अब ये नॉन रेसिडेंट है और इनकम अगर इंडिया में एक्रूड हो जाए, वो तो हो ही नहीं है यहाँ पर। इंडिया में अगर रिसीव्ड हो जाए तो भी टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो इंडिया में स्टेट बैंक में रिसीव हुई है, लेकिन इंडिया में स्टेट बैंक में कहाँ रिसीव हुई है? एनआरई अकाउंट में, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 2.15 में अगर हम जाएं इसमें, तो वहां पर एक सर्कुलर है, देखिए आप 2.15, ये देखिए, ये देखिए पेज नंबर 2.15 में एक सर्कुलर है जो कि आपको क्लियर करता है, ये वाला सर्कुलर, कि ये देखिए जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, इनकम बाय वे ऑफ, ये सर्कुलर है, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट्स सी फेयर, मतलब वही क्रू मेंबर है, सी फेयर फॉर रेसिडेंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन द फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग and received into the NRE account, तो देखिए यहाँ पर NRE बैंक अकाउंट मेंटेन विद द इंडियन बैंक शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, मतलब उसको इंडिया में रिसीव नहीं मान रहे हैं एक प्रकार से। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ये एनआरई अकाउंट। तो इट्स अ वेरी गुड एंड डीप पॉइंट कि ये यहाँ पर मिल रहा है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, इंडिया में मिल रहा है तो टैक्सेबल कर देंगे, तो ये तो टैक्सेबल नहीं होने वाला इंडिया में, क्योंकि खुद नॉन रेसिडेंट है और इनकम कौन सी है, ना इंडिया में एक्रूड हुई है ना रिसीव हुई है। और नॉन रेसिडेंट को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है एज पर सेक्शन 5? जो इनकम इंडिया में या तो रिसीव्ड हो या फिर एक्रूड हो या डीम टू बी रिसीव्ड एज पर सेक्शन 7 या डीम टू बी एक्रूड एज पर सेक्शन 9, तो दोनों नहीं है यहाँ पर। और आगे की इनकम की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही ऑल्सो फर्निश द डिटेल ऑफ अदर इनकम के बारे में दिया है, अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 20 by X Limited, a Singapore company, the same was received by him in Singapore। ये देखिए भाई, डिविडेंड डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय X Limited, a Singapore company, the same was received by him in Singapore। मतलब इनकम जो है वो एक्रूड भी आपकी कहाँ हुई है। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पर कि डिविडेंड ना तो इंडिया में डिक्लेयर, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कौन कर रही है? सिंगापुर कंपनी। इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो वो डिविडेंड इंडिया में एक्रूड होता है, तो ये तो बाहर की कंपनी है, तो ये डिक्लेयर जो डिविडेंड है एक्रूड इन इंडिया नहीं है, और इवन रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं हुआ है, और इसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट है। तो इस केस में इसके एंड में कोई टैक्सेबिलिटी 1 लाख की भी नहीं आएगी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट, फिर से बता दूं, नॉन रेसिडेंट को वही इनकम टैक्सेबल होती है जो इंडिया में एक्रूड हो या इंडिया में रिसीव हो। सेक्शन 5 यू कैन रिफर। तो अगली इनकम देखते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। देखिए एग्रीकल्चर इनकम पढ़ते हैं हम कंफ्यूज जाते हैं, तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन देखो यहाँ पर सेक्शन 2(1)(a), एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन ये लैंड इन पाकिस्तान, तो ये टैक्सेबल होगी, और इसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं, 2.5 लाख ये टैक्सेबल हो जाएगी, ये बात सही है। रिसीव्ड इन इंडिया, तो एक तो टैक्सेबल इनकम है। अब मेरे को सेक्शन 5 के हिसाब से ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में एक्रूड होना चाहिए, तो एक्रूड तो नहीं है, पाकिस्तान की लैंड है, तो इंडिया में रिसीव होना चाहिए, रिसीव्ड इन इंडिया दे दिया। अगर रिसीव्ड इन इंडिया नहीं देता तो इसको भी छोड़ देते अपन। तो 2.5 लाख रुपए ये तो कवर होगा। एंड रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, तो चेन्नई पे हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक्रूड इन इंडिया हो गया, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन रेंट रिसीव दिया हुआ है, और आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसमें 30% का क्या मिलेगा हमको? डिडक्शन। तो फाइनली मेरी टैक्सेबल इनकम जो है 3,60,000, और इसमें अगर 30% माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 252, और 2,50,000 ये वाली इनकम एग्रीकल्चर बाहर की जो है 5,02,000 रुपए इसके एंड में टैक्सेबल होगी। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, ये देखिए, एक और ध्यान रखिए, इन केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के इस वीडियो के पहले ही आप एक बार अपने हिसाब से जरूर ट्राई कीजिए, गलत भी बनाएंगे ना तो भी आपको काफी नॉलेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट विल बी योर टोटल इनकम ऑफ शशिकांत फॉर दिस ईयर इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। 115 BSc का
जो कंसेशनल टैक्स का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 5,02,000, क्योंकि 2,50,000 एग्रीकल्चर इनकम जो बाहर की है और प्लस जो वहाँ का हमारी अमाउंट आई थी 30% काट के 2,52,000। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन में आप कुछ पेंडिंग तो देख लेते हैं। कुछ पेंडिंग तो है नहीं बेस्ड ऑन दिस अप्रूवल। आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट मिस्टर शशिकांत हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। ट्रांसफर कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, मतलब कैपिटल गेन का मुद्दा आ गया। टू हिज माइनर, अच्छा ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, टू हिज माइनर मैरिड डॉटर ऑन 1 अप्रैल 20, प्रीवियस ईयर में शुरुआत में कर रहा है। एंड हिज वाइफ इज अ हाउसवाइफ एंड डज नॉट हैव एनी इनकम। द माइनर मैरिड डॉटर रिसीव द रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन सच केस हिज टोटल इनकम वुड बी। इसमें कई सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। देखिए जब भी कोई बंदा, मतलब यहाँ पर अपना मिस्टर जो शशिकांत है, मिस्टर एस लिख देता हूँ मैं, ये अपने किसको ट्रांसफर कर रहा है? माइनर डॉटर को कर रहा है, जो माइनर मैरिड डॉटर है। माइनर मैरिड डॉटर, नॉर्मली अगर माइनर को ट्रांसफर करते ना आप कोई एसेट, तो उस केस में उस एसेट का ओनर मिस्टर एस को ही माना जाता है। समझ रहे बात को? तो अगर कोई एसेट आप माइनर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में उसके एसेट का ओनर मिस्टर एस को ही माना जाता है और मिस्टर एस के हैंड में ही टैक्सेबल होता। लेकिन यहाँ पर तो ये माइनर मैरिड डॉटर है, तो माइनर मैरिड डॉटर में जो सेक्शन, आपको सेक्शन रेफरेंस बताता हूँ कि डीम्ड ओनर का सेक्शन 27 आप एचपी हेड में देखिएगा। अगर माइनर को कोई ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ओनर ट्रांसफर को ही मानेंगे और उसी के एंड में टैक्स लगेगा। लेकिन सेक्शन 27 में ये भी लिखा है कि अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप नहीं रहेगा और वो इनकम किसके हैंड में कैलकुलेट होगी? माइनर के हैंड में ही कैलकुलेट होगी। और इनकम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2,52,000। लेकिन फिर एक सेक्शन आता है क्लबिंग प्रोविजन में, सेक्शन 64(1)(a), जो ये बोलता है कि अगर माइनर की कोई भी इनकम हो रही है तो अल्टीमेटली वो उस पेरेंट में क्लब हो जाती है जिसकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा है, अब ये जो इनकम है या तो इसके पापा में क्लब होगी या मम्मी में। तो मिस्टर शशिकांत जो है, उनकी जो वाइफ है उनकी तो कोई इनकम ही नहीं बता रहा है, इसलिए इनकी इनकम ही ज़्यादा है, यहाँ क्लब होगी। तो फाइनली वापस आके इनकम यहीं क्लब हो जाएगी और यहाँ पर इनकी इनकम 250 तो पहले से थी और प्लस क्लब होके 2,52,000 यहाँ पर जुड़ जाएगी। लेकिन जब भी माइनर की इनकम क्लब होती है तो एक सेक्शन 1032 का एग्जिम्पशन मिलता है 1,500 रुपए का एक बच्चे का, तो ये माइनस हो जाएगा और फाइनली हमारी जो इनकम आएगी 250 प्लस 252 माइनस 1,500, तो ये हो जाएगा 5,05,000। ठीक है, ये आप iOS में देख सकते हो ये वाला बेनिफिट, या क्लबिंग प्रोविजन में देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी द ए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड कंसल्ट यू टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द सेम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी। अब इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम सेव करने के लिए दोनों टैक्स निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए रेगुलर इनकम टैक्स हम जब निकालेंगे तो हमारी जो इनकम हम लास्ट तक निकाले थे ये 5,05,000, ये टोटल इनकम है। तो इसमें अगर मैं स्लैब लगा दूंगा तो 500 पे मेरा टैक्स आएगा 20% और 5 लाख पर, 5 लाख तक 12,500, कुल मिलाकर 12,600 टैक्स आएगा। स्लैब लगाइएगा आप और प्लस 4% इसमें हम जोड़ देंगे क्योंकि रिबेट वगैरह तो मिलना नहीं है इसमें, क्योंकि 5 लाख से ऊपर चले गई इनकम। तो 13,104 रुपये आ गया। और आप जानते हैं कि नियरेस्ट टू ₹10 राउंड ऑफ किया जाता है, तो 4 रुपये को छोड़ देंगे और फाइनल हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा रेगुलर इनकम टैक्स के हिसाब से 13,100। और अगर हम 115 BAC की स्कीम को यूज़ करें तो हमको पता है कि सेक्शन 1032 का जो हमको बेनिफिट मिला वो नहीं मिलेगा। कई एक्चुअली 115 BAC का जो कंसेशनल रेट अगर आप लेना चाहें तो चैप्टर 1 में देखिएगा, और इस कंसेशनल रेट के कई सारे डिडक्शन और बेनिफिट हमको छोड़ने पड़ते हैं। उनमें से
ये डिडक्शन 1032 है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये डिडक्शन कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं अगर आपको देखना है 115 BAC, तो इसके लिए आप टोटल इनकम का जो इंडिविजुअल असेसमेंट वाला चैप्टर जाके देखिए, तो उसमें एक पूरा चार्ट मिल जाएगा। तो 1032 इसका एग्जामिशन जो हमने लिया वापस से एड बैक कर देंगे, तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 5,02,000 आ जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ 115 BAC। और हर 2.5 लाख के गैप में 5%, फिर 10%, फिर 15% टैक्स है। तो देखिए पहले 2.5 लाख रुपए पे नील टैक्स है, फिर 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, फिर बचा हुआ 2,000 रुपये पे 200 रुपये टैक्स, टोटल हो गया 12,600। और 4% जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,208, राउंड ऑफ करेंगे तो 12,210। तो अब ये देखिए दोनों टैक्स में से 13,210 और इधर 13,100, तो जो सबसे कम टैक्स हमारा 13,100 रुपये आ रहा है, तो वी विल सेलेक्ट 13,100। हालांकि यहाँ पर आंसर जो है 13,210 दिया, ये गलत है, ये आना चाहिए आपका 13,100 रुपये। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहिए हमको 13,100, ये करेक्ट आंसर है। और 115 BAC के हिसाब से टैक्स अगर पूछा रहता तो हम 13,210 रुपये बोलते। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये केस सिनेरियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले केस सिनेरियो के साथ मिलेंगे। और इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर मैं 5 मिनट आपको बता दूं, रिवाइज कर दूं रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो इट विल बी बेटर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना, तो दो मेन सेक्शन है रेसिडेंशियल स्टेटस के, सेक्शन 5 और सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। मैं थोड़ा सा लिख के आपको बताता हूँ। सेक्शन 5 पहले मैं अगर बता दूं, तो अगर स्टेटस आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है, तो अगर इनकम इंडिया में एक्रूड हुई है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और या फिर सेक्शन 9 के हिसाब से डीम टू बी एक्रूड है, तो तीनों हैंड में टैक्सेबल होगा। या फिर इंडिया में इनकम रिसीव्ड हुई है, या सेक्शन 7 के हिसाब से डीम टू बी रिसीव्ड है, तो भी स्टेटस चाहे एनआरई क्यों ना हो टैक्सेबल होगा। और अगर ना इनकम एक्रूड हुई है ना रिसीव्ड हुई है इंडिया में, बट एक ऐसे बिजनेस से है जो कि इंडिया से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है, या फिर एक ऐसे प्रोफेशन से है जो इसका सेटअप इंडिया में हुआ है, तो इस केस में ओआर अगर आप हैं टैक्सेबल, एनओआर है टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा कोई भी इनकम है ना, मतलब प्योरली बाहर की इनकम, तो फिर ओआर को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एनओआर को और एनआर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट की समरी है। और अगर मैं सेक्शन 6 के हिसाब से आपसे बात कर लूं और इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, इंडिविजुअल की केवल, तो बहुत ही बढ़िया सिंपल है कि अगर वो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन है 2, उनमें से एक भी पूरी कर लिया तो वो बन जाता है रेसिडेंट। पहली कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे भी ज़्यादा रहा हो इंडिया में। और दूसरी कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर लिया एक भी, तो वो बन जाता है रेसिडेंट। और ये बात अलग है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनके लिए सेकेंड कंडीशन चेक नहीं की जाती। और अगर ये कंडीशन में रेसिडेंट बन गए तो 2 एडिशनल कंडीशन का मैं सेट आपको बताता हूँ, जिनको फुलफिल कर लिए तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, जिनमें से एक को भी। तो यहाँ पर है 9 नॉन रेसिडेंट है, वो पिछले नॉन रेसिडेंट कम से कम 9 साल नॉन रेसिडेंट है पिछले 9 साल में आउट ऑफ 10 प्रायर ईयर, और या फिर 729 डेज या उससे भी कम इंडिया में रहा हो पिछले 7 साल में। इस दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसके अलावा डीम्ड रेसिडेंट का भी इसमें कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। तो एक ओवरऑल आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिवाइज किया मैंने।
बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और कमेंट पे बताइए मेरे को ये वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है, और अगला किस जजमेंट, किस केस लॉ के डिस्कशन आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बताइए, तो पहले उसका वीडियो मैं पहले बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।